A very good evening to all of you. My favorite role so far, being a female, is a teacher. Like I've been a mother, a daughter, so many things. But teacher is the most favorite thing that I wanted to be, and I lived my dream. टीचर का फेवरेट काम होता है अपने एक्स स्टूडेंट से मिलना. मतलब जो प्रेजेंट वाले बच्चे हैं वो भी प्यारे होते हैं, नहीं तो सारे बच्चे बुरा मान जाएंगे. बट जब एक्स स्टूडेंट हमको मिलने आते हैं कुछ अचीव करने के बाद, तो ऐसा लगता है कि वाओ, जो हमने इतनी मेहनत से वॉट एवर वी हैड डन, now it is the time to reap the harvest. So Isha is one of the ex-student who managed to get admission in homeopathy. She just wanted to come and talk casually कि मैडम मुझे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने हैं कि जब मैं अप्लाई करने गई एडमिशन के लिए सब जगह, तो कितनी सारी चीजें थी जो मुझे पता चली और मुझे लगा कि ये चीजें मुझे शेयर करनी चाहिए दूसरे. That is why I invited Isha. So first of all, thank you very much for coming, Isha. How are you? I'm fine. What about you? I am great, but I missed you so much. Let me share my screen. Okay, wait. तो बच्चों वेलकम करेंगे ईशा दीदी को. कम ऑन एवरीबॉडी, प्लीज क्लैप फॉर हर. वेलकम ईशा. Going to hand this over to Isha completely. अगले 20 मिनट मैं चुप रहने वाली हूँ और मैं सिर्फ और सिर्फ ईशा को बोलने देने वाली हूँ. ठीक है ना? ओके. यस ईशा, ओवर टू यू. Okay, thank you. मैम स्क्रीन चली गई. हाँ, वापस से चली गई. वेलकम था. आई वांट ईशा टू. अब मैं बात करूं? यस. अच्छा, तो कितने कितने प्रेजेंट है आज? 11th और 12th दोनों में से? 16 टोटल. 16 यानी 15, सॉरी 15. ओके, ठीक है. तो 11th में से कितने? टोटल 11th में से सिर्फ 8 जितने बच्चे हैं 11th स्टैंडर्ड में से, प्लीज रेज योर हैंड. हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड? रेज योर हैंड. तो अनीश और कृष्णा वो 12th. ओके. नहीं, हम 13th. ओके, तो सबसे पहले अनीश, तुम्हारी स्ट्रेटजी क्या है नीट के लिए? स्ट्रेटेजी तो सिंपल है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आई विल से दैट कि ये मेरा फर्स्ट ऐसा वीडियो होगा जहाँ पे मैं मतलब व्हाट आर द फ्यूचर गोल्स, ये मेरा फर्स्ट वीडियो होगा जो मैं सुन रहा हूँ. आज तक मैंने ना किसी यूट्यूब पे जाके कोई भी ऐसा वीडियो सुना है. तो मैं एक बात बताऊं, पहले जाके सुनना. मतलब जब आप व्हेन यू गॉट योर रिजल्ट्स एंड जब आपने कॉलेज में अप्लाई किया, तो फिर आपको मतलब इट इज नॉट इजी फॉर एनीवन कि आपको जल्दी एडमिशन मिल जाए, और वो सारी जो प्रोसेस हुई वो उसका वो डिटेल्स जाननी है. अच्छा, तो तुम्हें डिटेल्स जानने की कैसे एडमिशन होता है? हाँ. तो और कौन से स्कोप्स होते हैं. हाँ, वो मैं जरूर बताऊंगी. सबसे पहले मैं स्ट्रेटजी इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि तुम्हारी स्ट्रेटजी होनी बहुत जरूरी है. नहीं होगी तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता. मैं सच्ची बोल रही हूँ. स्ट्रेटजी तो होनी ही चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए, पहले किस में मैं वीक हूँ, पहले मैं क्या करूँ. 1 महीना ही बचा, अब तो ज्यादा भी नहीं है तुम्हारे पास. हाँ, मैं फिजिक्स में थोड़ा वीक हूँ. अच्छा, मतलब मेरा 12th मेरा ऑलरेडी हो चुका है, और बायो 11th का बायो ह्यूमन फिजियोलॉजी प्लांट फिजियोलॉजी अभी 2 महीने और है. तो मतलब मुझे 500 समथिंग मार्क्स चाहिए. 500 बेटा, 500 से तो कुछ नहीं होगा. मैं सच्ची बता रही हूँ. मिनिमम टारगेट रखना है 550 प्लस. मींस कितना, 600 के नियर अबाउट टारगेट रखना पड़ता है. तब जाके मेरे भी 400 के बिलो आए थे. मैंने भी इतना टारगेट रखा था तब. सो अभी तक जो ईशा ने हमको बताया है उसके हिसाब से सबसे पहले एक स्ट्रैटेजी होना जरूरी है. यू कांट जस्ट कीप शूटिंग इन एयर, है ना. आज ये चैप्टर किया, कल वो किया, आज ये पेपर सॉल्व किया. मेक अ स्ट्रैटेजी. लिखो कि हाउ मेनी नंबर ऑफ डेज आर स्टिल लेफ्ट विथ यू, और फिर आप ये भी लिखिए कि कितना आपको सिलेबस इसमें कवर करना है. आपका फोकस
आपका टारगेट क्या होना चाहिए। जो प्रेजेंट बच्चे हैं जो अभी नीट देने वाले हैं, नीट गुड सीईटी व्हाटएवर इन अगस्त सितंबर जब भी डेट आएगी, उनके लिए स्ट्रैटेजी प्लान करना और ज्यादा क्रूशियल है। अभी जो बच्चे हमारे अब 12th में आए हैं, लाइक वो बोर्ड एग्जाम देंगे लेट अस से 21-22 में, उनके पास काफी सारा टाइम है, और जो 11th वाले हैं उनके पास और भी बहुत ज्यादा टाइम है। तो सबसे पहले अपना टारगेट डिसाइड करो, उसके बाद एक स्ट्रैटेजी प्लान करो एंड स्टिक टू दैट स्ट्रैटेजी। ओवर टू ईशा अगेन। तो समझ में तो आ गया मैंने क्या बोलने की कोशिश करी। हाँ। ओके, तो 90 डे प्लान मैम वो आप प्रेजेंट ईशा कुछ प्लान बना के लाइए आपके लिए, मैं दिखाती हूँ आपको, आई विल शेयर इट। अच्छा, वो दिख रहा है 90 डे प्लान फॉर बायोलॉजी। Yes. Yes. ओके, तो ये सबके लिए Yes. एप्लीकेबल है, 11th 12th और अभी जो 12th में आए उन बच्चों के लिए भी है। ये नीट के मेरे हिसाब से ये नीट का सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है। सबसे पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी, वो तो अनिश तुम सबसे पहले करना, सबसे पहले, बिकॉज उसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं और इजी भी होता है। स्कोरिंग है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये 12th का चैप्टर है, ये 6th चैप्टर है शायद से, और ये तो थरोली मैम ने करवाया होगा क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस है। ये बहुत बेस्ट चैप्टर, और इसमें से डीएनए के रिलेटेड थोड़े ट्विस्ट करके भी आते हैं कभी कभी क्वेश्चंस, तो वो भी करना तुम। फिर बायोमोलिक्यूल्स हो तो ठीक है, वरना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पर चले जाना, फिर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और फिर एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम को लास्ट में क्यों रखा है, क्योंकि उसमें हम लोग मेहनत बहुत करते हैं, ये मेरा भी एक्सपीरियंस है और पास्ट के क्वेश्चन पेपर्स में भी देखा है हमने। हम मेहनत बहुत करते हैं एनिमल किंगडम में, सारे हम लोग फाइलम याद रखते हैं, क्लासेस याद रखते हैं, सब चीज होता क्या, एक क्वेश्चन आता है, सिर्फ एक क्वेश्चन आता है। इससे अच्छा ह्यूमन फिजियोलॉजी करो सबसे पहले। अगर फिजियोलॉजी में जा रहे हो तो ह्यूमन फिजियोलॉजी करो, फिर प्लांट फिजियोलॉजी, ये सेकंड मंथ का स्ट्रेटजी में आ जाएगा शायद, सेकंड या फिर थर्ड मंथ में, थर्ड में प्लान करना। अगर इसको कंप्रेस कर सकते हो तो तुम कर दो, 90 डेज से सिर्फ 30 डेज में कर सकते हो तो कर दो, 2 आवर्स की जगह 3 आवर्स, 3 and 4 आवर्स, तो तुम अपने हिसाब से कर दो। पर ये मेरे को बेस्ट लगा, अगर 3 मंथ रहते मेरे हिसाब से ऐसा था कि सितंबर में होगी तो तुम लोग कर लोगे, लेकिन अब तो सिर्फ अगस्त में, 1 अगस्त है शायद तुम्हारे एग्जाम्स। तो ये फर्स्ट मंथ की स्ट्रेटजी, सेकेंड और ये थर्ड मंथ, ये 11th के बच्चे करेंगे ना तो बहुत ज्यादा सही रहेगा यार। मैं बोल रही हूँ, मेरे को ऐसा कोई बताने वाला नहीं था पहले, मैम ने बहुत सपोर्ट भी किया, अच्छा किया, लेकिन ये एग्जैक्ट प्लान मेरे को अभी मिला, अभी शांति से ढूंढा तब जाके मिला। ये बहुत अच्छा प्लान है। और फिर मैम फिजिक्स और केमिस्ट्री। सो देखो अभी तक जो ईशा ने कहा है ना, उसके हिसाब से लाइक हमारे पास अभी 3 तरह के बच्चे हैं। एक बच्चे जो अभी 11th में है, दूसरे जो अभी 12th में है, और जो तीसरे अब सिर्फ नीट या जेडब्ल्यू या गुड सीईटी देने वाले हैं। तो जो नीट देने वाले बच्चे हैं उनको ये जो 3 months का प्लान है इसको कंडेंस कर देना पड़ेगा, एंड यू हैव टू मेक इट इनटू अ 1 month प्लान। 1 month तो आपके पास पक्का से अभी भी है, और इसमें से बहुत सारे चैप्टर्स है बच्चों जो मैंने बहुत बार पढ़ाए हैं, लाइक ये वाला मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, देन मॉलिक्यूलर ये जेनेटिक्स वाला चैप्टर। सो उन पे बहुत ज्यादा ध्यान दो, ह्यूमन फिजियोलॉजी को रिवाइज कर लो, और जो अभी 11th के बच्चे हैं जिनको मैंने शुरू ही ह्यूमन फिजियोलॉजी से किया है, यू सी के आपका एक भी कंसेप्ट ऐसा ना जाए जो आपको समझ में नहीं आया, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? यस Yes, ma'am. ओके। मुझे सिर्फ दो चैप्टर करने हैं, एक इवोल्यूशन और क्वेश्चन, सॉरी फिर से रिपीट करो अपना क्वेश्चन। मैम मुझे क्वेश्चन ये था कि मेरा 12th कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ उसमें 2 ही चैप्टर रिमेनिंग है, इवोल्यूशन और एनवायरमेंटल इश्यूज। तो फिर अगर सिर्फ 11th का मैं देखूं तो उसको कैसे अप्रोच करना चाहिए? 11th का तो बेटा तुमने है ना 11th से ही स्टडी करना शुरू करना चाहिए। नहीं, पर अभी क्या कर सकते हैं, अभी लाइक तो- किसको प्रायोरिटी दें? सबसे पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी, 7 हाँ। चैप्टर्स है टोटल, सारे के सारे हाँ, वो इक्वल पता है। वेटेज के हैं, और सबसे पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी करना सबसे पहले। उसके हाँ, बाद आई उसके थिंक बाद बताओ। उसके बाद एनिमल किंगडम पर जा सकते हो, पर एनिमल किंगडम से पहले मैं बोल रही हूँ प्लांट फिजियोलॉजी, क्योंकि मेरे 2 क्वेश्चंस छूट गए थे।
प्लांट फिजियोलॉजी से। 2 क्वेश्चंस मेरे को अभी भी याद है, मेरे को बहुत दुख हुआ, 2 क्वेश्चंस मेरे छूट गए थे और 2 ही पूछे गए थे प्लांट फिजियोलॉजी से। तो सबसे पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी, फिर प्लांट फिजियोलॉजी, फिर मॉर्फोलॉजिकल इनहेरिटेंस वाला कुछ चैप्टर है, वो किस में आता है? 5th चैप्टर। 12th का हाँ 11th? वो 5th चैप्टर, 5th चैप्टर है वो। 5th चैप्टर, उसको भी वेटेज जिसमें बहुत सारे एडेप्टेशंस है। हाँ ओके प्लांट्स के। ओके। वो फैमिलीज वाला। एग्जाम्पल फैमिली, वो तो बिल्कुल मतलब नींद में से भी उठाकर कोई पूछे ना तो याद रहना चाहिए। ईशा इज रिपीटिंग माय वर्ड्स। तुमको याद है जब मैं पढ़ाती थी तब कितनी बार बोलती थी ये नींद में से भी उठा के पूछो, आना चाहिए तुमको। और ये मैंने चैप्टर छोड़ दिया था, मेरी सबसे बड़ी भूल थी। चैप्टर 5 मेरे को सबसे बोरिंग लगता था, लेकिन इसमें से एक क्वेश्चन आया था मेरे, तो ये तो होना ही चाहिए। इसमें से आपको सोलेनेसिक फैमिली से बिलोंग करता है, ऑड वन आउट करना है, तब क्या करोगे? सब बहुत सारे एग्जांपल्स याद होने चाहिए। नीट की जो 2 बुक प्रोवाइड की है आपको, एक बड़ी वाली और एक छोटी वाली, वो दोनों ही करना ये चैप्टर के लिए। शी इज टॉकिंग अबाउट एमटीजी। ठीक है, तो आप फैमिलीज हाँ। को अच्छे से पढ़ेंगे, फ्लोरल फॉर्मूलाज अच्छे से करेंगे। और 11th के चैप्टर और सेल बायोलॉजी का इतना कोई वेटेज नहीं है, पर अगर उसमें से एक आधा भी क्वेश्चन आ जाता है तो चैप्टर बहुत इजी है सेल बायोलॉजी वाला। हाँ 8 चैप्टर है, 8th 9th और 10th। हाँ एक सबसे पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी करना इन शॉर्ट। सो आई विल सम दिस अप फॉर यू। सबसे पहले आप करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी, उसके बाद आप करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी जिसमें कि फोटोसिंथेसिस आ गया, फोटो रेस्पिरेशन आ गया। उसके 11 बाद to आप 15 करेंगे सारी साइकिल्स। हाँ 11 चैप्टर 11 टू चैप्टर 15। ठीक है, और उसके बाद आप एडेप्टेशंस पे जा सकते हैं। प्लांट के जो सारे मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस थे ना वो, और एक फ्लो चार्ट बना लो, कंसेप्ट मैप बना लो, तो फटाफट फटाफट तुम्हारा काम होता जाए। कई बार ऐसा भी आएगा एग्जांपल्स तुमने पढ़े ही नहीं होंगे, इसलिए जितने एग्जांपल्स कर सकते हो उतने एग्जांपल्स करो एडेप्टेशंस में। तो और जो लोग मेरे साथ झगड़ा करते हैं ना एक एक मार्क्स के लिए, मैडम ये सिलेबस में नहीं है, यहाँ मार्क्स क्यों काटा, मैं कहीं से भी कुछ भी पूछूं आपको आना चाहिए, झगड़ा मत करो मेरे साथ। नहीं, क्योंकि अभी ऐसा Okay, नहीं ma'am. होगा ना, क्योंकि फिर देखो अभी बाहर से नहीं पूछेंगे ना, तो फिर नीट में फिर तुम लोग मुंझा ही जाओगे, अरे ये कहाँ से आ गया, ऐसा ही होगा। इससे अच्छा है कि अभी कर लो, बेस्ट है। और सलील सर भी मेरे साथ मीटिंग में है। आप लोग हमेशा बोलते हैं सलील सर टेक्स्ट बुक के बाहर ही पढ़ा रहते हैं, टेक्स्ट बुक के बाहर का ही कंटेंट पढ़ा रहे हैं। टेक्स्ट बुक के बाहर का कंटेंट भी जरूरी है। ठीक है, तो जो भी टीचर्स आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं, एब्जॉर्ब इट। ओके, Yes, ma'am. दूसरा प्लान शेयर कर रहे हैं। केमिस्ट्री का प्लान दिख रहा है सबको? नहीं। ये No. नो दिख रहा है या नहीं दिख रहा बच्चों केमिस्ट्री का प्लान? ओके, नहीं अभी दिख अभी दिख रहा है? यस ओके, ठीक है। अब केमिस्ट्री में तो सबसे पहले रीडिंग कंटिन्यूअसली चाहिए। जो अभी 12th में आ गए हैं उनको मैं बोल देती हूँ, 12th का तुम लोग बोर्ड के लिए प्रिपेयर करते हो तो थरोली करना, क्योंकि उसमें से मोस्ट ऑफ दी नीट में आता ही है। तो 3 डिविजन्स में हम लोग डिवाइड करते थे केमिस्ट्री को, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। ऑर्गेनिक सबसे ज्यादा स्कोरिंग है और रोहित सर ने मेरे को इतना अच्छा ऑर्गेनिक पढ़ाया। मेरे 87 परसेंटाइल आए थे केमिस्ट्री में, सबसे ज्यादा स्कोर किया मैंने केमिस्ट्री में। और मैं थैंक यू बोलती हूँ सर को, क्योंकि मैं मिली नहीं, नीट के बाद मैंने मिली नहीं हूँ सर को ना। ओके बेटा, कभी रखेंगे, कभी मिलते हैं। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा लास्ट क्लास में इतना अच्छा कवर करवाया मेरे को। ऑर्गेनिक में मैंने स्कोर किया, ऑर्गेनिक मेरा बहुत अच्छा गया। अब मैं ऑर्गेनिक बहुत ऑर्गेनिक जेलस हो रही हूँ। नहीं ऑर्गेनिक बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, और खासकर कन्वर्जेंस, ठीक है, हाँ सर, नेमिंग रिएक्शंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यस सर। फिर इनऑर्गेनिक, वो मेमोराइजिंग पावर के ऊपर है, आप कितना मेमोराइज कर सकते हो सारे रिएक्शंस को। और फिजिकल, उसमें सॉल्विंग एबिलिटी आपकी इतनी होनी चाहिए कि आधा टाइम लगे। आप अभी इतना टाइम ले रहे हो तो नीट में उससे आधा लगे, क्योंकि आप क्या हो गए, पहले नर्वस हो गए। मेरा तो सबसे पहले पसीना छूट गया था 5 मिनट के लिए। नीट देने के लिए बैठे थे, ग्लव्स पहना के हमको बिठाया था, तो मेरे तो पसीने ही छूट गए, यार कैसे होगा पेपर, कैसे होगा। फिर धीरे धीरे उसको कंट्रोल आते हुए टाइम निकल गया। अब उसमें टाइम शॉर्ट हो गया, मेरे ज्यादा अटेम्प्ट भी नहीं हो पाए, लेकिन अब स्कोर तो मैंने कर लिया, हो गया। पर आप ये गलती मत करना कि नर्वस मत होना सबसे पहले। और सबसे पहले पूरा पेपर देखने की भी कोई जरूरत नहीं, मैं ऐसा बोलती हूँ।
सीक्वेंस वाइज जाओ, सबसे पहले बायोलॉजी में कॉन्फिडेंट हो, बायोलॉजी ही पहले करना है, बायोलॉजी ही पहले करो, बायोलॉजी ही करो, मैं तो ऐसे ही बोलती हूँ। फिर जाओ केमिस्ट्री के ऊपर, फिर जाओ फिजिक्स के ऊपर, क्योंकि डिमोटिवेट हो जाते हैं बच्चे पहले अगर फिजिक्स करने के लिए जाते हैं तो। एक क्वेश्चन नहीं आया, एक क्वेश्चन आ गया, फिर दूसरा क्वेश्चन नहीं आया तो फिर वो डिमोटिवेट होना शुरू हो जाता है। लेकिन बायोलॉजी में ऐसा नहीं होता है, बायोलॉजी में मोस्ट ऑफ दी आप क्रैक कर ही पाते हो, इतना तो इजी बायो की होता मैडम है। अच्छा पढ़ाती हैं, आप कर लेते हो। हाँ, ऐसा भी कह सकते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं। ईशा, मीटिंग इज ओवर, यू कैन गो। तो केमिस्ट्री का तो मेरा यही प्लान रहा है कि सबसे पहले ऑर्गेनिक, जो कि रोहित सर ने मेरे को सबसे बेस्ट पढ़ा, मैं वो बोलती हूँ मैं ऐसा। फिर इनऑर्गेनिक और फिजिकल में आप छूट जाते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से अगर एक क्वेश्चन छूट जाता है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऑर्गेनिक में आप बहुत मेहनत करें, क्योंकि उसमें नेमिंग रिएक्शंस आते हैं, कन्वर्जन्स आते हैं, वो बहुत स्कोरिंग होता है। सबसे स्कोरिंग मेरे को लगा ऑर्गेनिक, और ये मेरे को शेयर करना था तुमको। रोहित सर, नहीं, आपके सबसे बच्चों को आसान थोड़ा सा सब बताइए। हाँ मैम सबसे आसान ऑर्गेनिक ही है। मैंने इनसे भी हमेशा बोला है कि ऑर्गेनिक सबसे पहले अटेम्प्ट करिए, फिर इनऑर्गेनिक और फिर फिजिकल, ठीक है? क्योंकि ये जो बायो वाले स्टूडेंट होते हैं, इनके लिए जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होती हैं थोड़ी टफ होती हैं। ओके, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बाद में रखो, फिजिकल बाद में, ठीक है? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिर फिजिकल। ओके सर, थैंक यू सर। किसी चैप्टर के ओके। बारे में सर बोलना चाहते हैं, किसको ज्यादा वेटेज देना है, क्या पहले प्रिपेयर करना है? जैसे अभी जो हमारे बच्चे नीट देने वाले हैं 1 महीने में, उनके लिए आप कुछ बता सकते हैं, पहले कौन से चैप्टर्स प्रिपेयर करें? मैम पहले तो ऑर्गेनिक, जैसे हेलो एल्केन्स आ गया, अल्कोहल फिनॉल ईथर आ गया, ठीक ओके। है? तो हाँ, तो ये चैप्टर आप अच्छे से, जे 11th में जाते हैं, 11th में एक मोल कंसेप्ट से क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है मोल कंसेप्ट, ओके। 11th में। हाँ, मोल कंसेप्ट हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया, ठीक है? और केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। ओके। फिर हाँ, और फिर उसके बाद ये सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, 12th के चैप्टर सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन हो गया, ठीक है? और फिर उसके बाद इनऑर्गेनिक में पी ब्लॉक से क्वेश्चन पक्का आता है, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक। ओके। हाँ, तो ये चैप्टर ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना है। ओके बेटा, और कुछ एडिट करना है? नहीं, और बस। कुछ एडिट करना है? ईशा बोल रही है आपने जो बताया वो सही है। अच्छा। फिजिक्स में जाए। हाँ, फिजिक्स। थैंक यू रोहित सर, इतने शॉर्ट नोटिस पे आपने मीटिंग अटेंड भी की और हमको बताया भी। थैंक यू सो मच। ओके ओके मैम, थैंक यू। यस ईशा, बताइए। तो सबसे पहला मेरा सबसे बड़ा सबक कि आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, सॉल्विंग एबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करो। रट्टा तो बायोलॉजी में मारना ही है अभी, तो फिजिक्स में कभी रट्टा नहीं मारता है। ये मेरा सबसे बड़ा सबक है। और ये बात सलील सर पूरे साल बोल रहे थे। तो सुनो, सर की भी सुनो, ऐसा नहीं है सर अगर बाहर से भी पूछते तो भी करो यार, क्योंकि मेरे साथ ये हो चुका है। अगर बाहर का पूछते हैं तो कहाँ से पूछे वो मत पूछो, कैसे सॉल्व होता है वो पूछो, क्यों पूछा वो मत पूछो, क्योंकि उधर भी अपने कोई रिलेटिव्स नहीं बैठे पेपर बनाने वाले। वो मोस्ट ऑफ दी ये बात ईशा बार बार लेके मेरे पास आई थी, हाँ सर, बहुत और बार, मेरे साथ भी ईशा बहुत झगड़ा करती थी, आपने क्या बहुत बात बार आ बताया? चुकी है मेरे पास। तो सर मैंने बाहर का ही पढ़ाते हैं सर, बाहर का ही पढ़ाते हैं। और ये प्रॉब्लम उसने जो फेस किया है आपके साथ शेयर किया है, और काफी हद तक सही है। तो सर आप बता दें फिजिक्स के, तो आप ज्यादा सही जानते हैं मेरे से। सलील सर ओवर। ओके। हाँ मैडम, सबसे पहले मेरा जो अभी कमिंग जो 12th है, जो इनको नीट का पेपर अभी देना है, वो सबसे पहले उन क्वेश्चंस को फेस करे जो 12th में वो लोग ऑलरेडी तैयार कर चुके हैं, जिससे कंफर्म 100% क्वेश्चन मिलते हैं। जैसे सेमीकंडक्टर से लॉजिक गेट का क्वेश्चन 100% है, पीएन जंक्शन डायोड पे 100% क्वेश्चन मिलेगा, और एक ट्रांजिस्टर पर मिलता है। तो ट्रांजिस्टर इस बार बोर्ड में नहीं था, तो उसका क्वेश्चन मत ट्राई करो, 2 क्वेश्चन सेमीकंडक्टर से आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप मॉडर्न फिजिक्स उठाओ, मॉडर्न फिजिक्स से कम 7 से 8 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है?
मॉडर्न फिजिक्स के बाद आप ऑप्टिक्स लेना है, वेव ऑप्टिक्स एंड रे ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में भी 3 टॉपिक तैयार करने पे आपको 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे बेटा। फिर रे ऑप्टिक्स में भी आपको 2 क्वेश्चन मिनिमम मिलेंगे बेटा, 2 क्वेश्चन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप पे बेस्ड, या फिर हमारा हो सकता है कि रिफ्रैक्शन के थ्रू, लेंस मेकर फॉर्मूले के थ्रू भी मिल सकता है उस पे। उसके बाद हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे भी बहुत सिंपल क्वेश्चन मिलते हैं, 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं। बायो सवर्ट्स लॉ पे बेस्ड होते हैं क्वेश्चंस एप्लीकेशन पे। उसके बाद आपको मैग्नेटिज्म में आपको अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में ज्यादा पढ़ना है, फोकस करना है। अर्थ मैग्नेटिज्म में एंगल ऑफ डिक्लिनेशन एंगल, इस पे ज्यादा फोकस करना है। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज, आपको 10 प्रॉपर्टीज लिखाई है, उन 10 प्रॉपर्टीज पे बेस्ड आपको क्वेश्चन 100% मिलने वाला है। फिर हम लोग आ जाते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी पे भी 2 क्वेश्चन मिलेगा, एक आपका टेम्परेचर बेस्ड रेजिस्टेंस पे क्वेश्चन हो सकता है और दूसरा इक्विवेलेंट सर्किट पे बेस्ड या फिर व्हीटस्टोन ब्रिज पे, ठीक है। और अगर लास्ट टू लास्ट ऑप्शन जाता है तो मीटर ब्रिज पे जाएगा। सेकंड, उसके बाद आता है हमारा कैपेसिटर, यानी सेकंड चैप्टर। कैपेसिटर का एक 100% क्वेश्चन होता है, ठीक है। और उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे एक क्वेश्चन। इलेक्ट्रोस्टैटिक पे भी आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे। सबसे लास्ट में मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक रखा है क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक में जितना टाइम आप लगाओगे उसमें हम लोग ने ऑलरेडी 12th में बहुत सारा टाइम लगाया था, इसकी वजह से इसको बहुत फास्ट रिवीजन करने पर भी आप सारा कवर कर लोगे। फिर हम लोग 11th के टॉपिक पे आते हैं। 11th में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, 14 चैप्टर, जिसमें आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे। फिर आपको मिलेगा हीट एक टॉपिक है जो थर्मोडायनेमिक्स हीट के बाद एक जैसा टॉपिक रहता है। तो हीट, थर्मोडायनेमिक्स ये आप तैयार करेंगे तो उसमें आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे बेटा। नीट और जेईई मेंस के लिए, दोनों के लिए बात करोगे, ठीक है। उसके बाद हमारा इलास्टिसिटी, इजी टॉपिक्स हैं। मैं सीक्वेंस ऑर्डर इसलिए बता रहा हूँ, ये टॉपिक्स आप आसानी से रेडी कर सकते हो और जल्दी रेडी हो जाएंगे। देन आप मैकेनिक्स में जाइए, ठीक है। मैकेनिक्स का पार्ट सबसे लास्ट में रखना है क्योंकि वो एक 11th का टॉपिक है और जो कि हम लोग भूल गए तो उसमें थोड़ा टाइम भी लगेगा रिकवर करने में। फिर आपका सर्कुलर मोशन आ जाता है लास्ट में, और एक यूनिट एंड डायमेंशन से एक क्वेश्चन कंफर्म रहता है डायमेंशन निकालने का, हर बार एक नीट में क्वेश्चन आता ही आता है। ये ओवरऑल था जो आप बचे हुए 40 डेज में आप कवर कर सकते हो। ओके, थैंक यू सर। और जितना मुझे बॉटम लाइन समझ में आई है, मैं अपने स्टूडेंट्स को यही बोलना चाहती हूँ कि क्वेश्चन पेपर आपको कैसा भी मिला, आपको ये देखना है कि आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ये मत देखो कौन सा सिलेबस में है कौन सा नहीं है, जस्ट गो ऑन सॉल्विंग सॉल्विंग सॉल्विंग। खाली आप पढ़ते रहेंगे, नोट्स बनाते रहेंगे, उससे कुछ नहीं होगा। यू हैव टू सॉल्व मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन। और ये बात सलील सर डे 1 से अपने बच्चों को बताते हैं कि एवरी डे। बताओ ईशा क्या बताते हैं सलील सर, बोलो, तुम ही बोलो। एवरी डे 20 क्वेश्चन तो एटलीस्ट सॉल्व होने चाहिए तुम्हारे एवरी डे। सर देते भी थे हमको हर एक चैप्टर से, और उसकी वजह से मैंने 86 परसेंटाइल स्कोर किया है। थैंक यू सर। वेलकम बेटा। नीट में इतना किया था मैंने 86, लेकिन आप ज्यादा कर सकते हो। अनीश है, कृष्णा है, अगर मेहनत करोगे तो हो जाएगा, इससे ज्यादा स्कोर हो सकता है नीट में तुम्हारे फिजिक्स में। पर लेंस मेकर फॉर्मूला तो करके जाना, क्योंकि मेरे 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो आया ही था मेरे को लेंस मेकर फॉर्मूला का, तो वो करके जाना। सर ने सबसे पहले बोला है वो करके ही जाना। और मैकेनिक्स को लास्ट में डाल सकते हो तो चलेगा, लेकिन एक क्वेश्चन आता है सर मैकेनिक्स में से। बेटा मैकेनिक्स में से 6 to 7 क्वेश्चन आएंगे, मैकेनिक्स बहुत बड़ा पार्ट है। हाँ सर। तो आपका फोकस होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्विंग पे, ना कि ये बताने में कि क्वेश्चन सिलेबस का था या नहीं था। जो भी पेपर मिला है आपका फोकस यही होना चाहिए, टारगेट यही होना चाहिए कि आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए। सो योर एप्लीकेशन पार्ट हैज टू स्प्रिंग अप। आप अभी भी अगर मेमोराइजिंग स्ट्रेटेजी के साथ लगे रहेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। यस मैम, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। जैसे बच्चों मैंने लास्ट प्रीवियस ईयर के मैं क्वेश्चन कुछ देख रहा था, तो उसमें एक क्वेश्चन ऐसा दिखा जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, उसमें ये पूछा गया था कि कौन सी गैस रिलीज हुई थी।
ठीक है। तो क्वेश्चन बनाने के लिए कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है भाई, वो भी केमिस्ट्री का ही है। कौन सी गैस निकली थी, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के आप क्वेश्चन देखिए किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके बच्चों, और टेक्स्ट बुक के बाहर आपको एक्सप्लोर करना ही पड़ेगा। 10th तक आप शायद बहुत ज्यादा सिर्फ टेक्स्ट बुक रट रहे हैं, 11 12th में ये स्ट्रैटेजी नहीं चलेगी। अब मंडे को मैकेनिक्स दिखा फिजिक्स में। यस यस तो ये जैसे प्लान है ना वो मेरे को अच्छा लगा, तो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। आप अगर चेंजेस करना चाहो तो कर सकते हो, इसमें ऐसा कोई भी बड़ी बात नहीं है कि ह्यूमन फिजियोलॉजी सैटरडे को रखा है तो आप मंडे को भी रख सकते हो, ये तुम्हारी चॉइस पर है। और ये सबसे पहले मैं बोलूँ कि जो 12th में अभी आए हैं ना बच्चे, जो 12th में आए हैं वो कौन है, कितने हैं टोटल? नाम बता दीजिए अपने। हरिप्रिया इज देयर, धनश्री इज देयर, और कौन है? 2 पार्टिसिपेंट्स। 3 टोटल। कार्तिक, चौहान। चार है टोटल। अच्छा ओके, ठीक है, तो उनके लिए ये तो सबसे पहले आप ये अगर कर सकते हो तो ये फॉलो अप करो। 9 आवर्स का तो तुम्हारा सेल्फ स्टडी खुद का होना ही चाहिए। ये देख लो, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। भावेश सर डे 1 से आपको बोल रहे हैं कि आपने साइंस लिया है, बाकी सब कुछ छोड़ जाओ, सेल्फ स्टडी करो। हम तो फिर भी बोलते हैं कि 4 आवर्स करो, यहाँ पे 9 आवर्स सेल्फ स्टडी दिया हुआ है। मैंने 8 आवर्स किया था, मैं खुद झूठ नहीं बोल रही हूँ, 8 आवर्स तो मैंने किया था। 9 की नहीं किया मैंने, 8 आवर्स का सेल्फ स्टडी किया है। लास्ट में खुद को थोड़ा रिलीफ दो, कोई बात नहीं, लेकिन डे 1 से एटलीस्ट 8 आवर्स तो दो सेल्फ स्टडी के लिए, तो ही निकल मैं पाओगे। 7 दे पाती हूँ, सिर्फ 7, उसके बाद तो थक जाती। हरिप्रिया, आप 7 ईयर बस दे पाते हो। मैं आपको एक बात और बता दूं बच्चों कि आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हो, हमने आपको इतना फ्री रखा हुआ है। लाइक अभी हमारा अगर आप ऑनलाइन स्केड्यूल भी देखोगे तो हमने आपके ना लेक्चर्स इस तरह से प्लान किए हैं कि आपको बहुत सारा स्कोप मिले सेल्फ स्टडी का। देखो, आपको बेस्ट ऑफ द टीचर्स मिल रहे हैं जो आपको इतनी अच्छे से पढ़ा रहे हैं कि आपको कहीं ट्यूशन वगैरह जाने की जरूरत नहीं है। तो आपका जो स्कूल है वो निबट जा रहा है मैक्सिमम 5 आवर्स से, ठीक है। इतने भी नहीं हो रहे हैं अभी तो ऑनलाइन टीचिंग में। आप कंप्यूटर भी गिन लो, इंग्लिश भी गिन लो, मैक्सिमम 5 आवर्स में आपका स्कूल वाइंड अप हो जा रहा है। तो आपके पास एडवांटेज ये है स्कूल की वजह से कि आपको बहुत सारा टाइम मिल रहा है सेल्फ स्टडी का। प्लीज डू नॉट वेस्ट दैट टाइम। और आप समझो इस बात को कि जब आप स्कूल भी भाग रहे हो, ट्यूशन भी भाग रहे हो, तो आपके पास सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं होता है। आपने ये इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया, वो इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया। सेल्फ स्टडी से जितना फायदा होगा उतना फायदा किसी चीज से नहीं होगा। ये बिल्कुल। मैम आई वांट टू आस्क ए क्वेश्चन। हाँ प्लीज गो अहेड। यस मैम, एक्चुअली में बात ऐसी है मैम कि मैं पूरे दिन में 3 to 4 आवर्स स्टडी करता हूँ मैम। मैम जो मेरे गोल्स होते हैं वो मैं 3 to 4 आवर्स में, मीन्स अभी तो स्मॉल गोल्स ही है क्योंकि 11th में हूँ मैम, वो तो कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन मैम 3 to 4 आवर्स के बाद जो मैं पढ़ता हूँ ना, तो उसमें मैम कुछ इंटरेस्ट नहीं आता मैम, और उसमें फोकस नहीं रहता मैम। क्या करूँ मैम? व्हाट शुड बी डन बाय मी? पार्थ, अगर आपको याद हो, मैंने आपको एक ऐप इंस्टॉल करवाया है जिसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं। एक है उसमें क्विजेस, तो आप क्विज के लिए उससे थोड़ा इंटरेस्ट भी जनरेट होगा एंड यू विल कम अक्रॉस सो मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। मैंने जो आपको ऐप दिया है उसकी जो क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल है वो भी अच्छा खासा है। तो जैसे ही आप पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हो, आप क्विज खेलने लगो। दूसरा जो मैं आपको बोलना चाहती हूँ, ट्राई टू क्रिएट समथिंग। जैसे मैं बच्चों को हमेशा बोलती हूँ फ्लो चार्ट बनाओ, कंसेप्ट मैप बनाओ। तो जब आप क्रिएट करोगे ना तब आप एक्टिव लर्निंग करोगे। खाली आप बैठ के पढ़ रहे हो, रट रहे हो, तो वो पैसिव लर्निंग होता है। जितना ज्यादा एक्टिव लर्निंग करोगे बोर नहीं होगे आप। हाँ सर बोलिए। देखो पहली चीज, ईशा जब करियर काउंसलिंग के लिए आई थी 10th के बाद मेरे पास, तो वो शायद कॉमर्स लेना चाहती थी। यस Am I right? यस सर। ठीक है, हाँ उसको कॉमर्स लेना था। सर एक मिनट, whatever उसको खुद को साइंस। सबसे पहले हाँ। सर वी वांट टू गिव यू अ ह्यूज क्लैप कि आपने एटलीस्ट ईशा को काउंसिल किया और उसको ये बताया कि तुम कॉमर्स नहीं तुम साइंस भी कर सकती हो। सो यू हैव बिल्कुल मोटिवेटेड। वो थी, वो काबिल थी, बिल्कुल काबिल थी। ओके ठीक है, मतलब कंफ्यूजन ही था उसको। और उसने जब साइंस लिया
तो उसका खुद का इन्वॉल्वमेंट रहा है पूरी सिस्टम में, करेक्ट। टीचर पे डिपेंड नहीं है, वो खुद बंदी ही ऐसी है। 10th में मैंने उसको देखा है, 1 मार्क्स के लिए वो ईगरनेस थी, एक मार्क्स के लिए, एक टॉपिक के लिए। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता तो वो उसके पीछे रहती ही है ऑलवेज। उसका खुद का इन्वॉल्वमेंट इतना है। मैं ये नहीं कह रहा वो काबिल ही थी 11th-12th के लिए, मैंने वो देख लिया था 10th में, और मैंने उसको साइंस ही सजेस्ट किया था, तू कैसे भी कर बेटा, तू साइंस ही कर, क्योंकि साइंस के काबिल ही है। कॉमर्स में अब देखो, यहाँ पे जब आप 11th-12th साइंस लेके बैठे हो, ये मोड पे जब आप हो, तो वहां से और कॉमर्स को आप कंपेयर करोगे तो बहुत वाइड डिफरेंट है। यहाँ से पूरी आपकी मेंटालिटी चेंज हो जाती है। ठीक है, साइंस और कॉमर्स में दोनों में फर्क आता है ईशा, बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा। बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। तो जब आपने साइंस ले ही लिया है तो अपने आप उसमें खो जाओ। और टाइम टेबल हमारा पार्थ, यस सर। हाँ पार्थ, एक चीज आपको मैं ऐसी बता दूं बेटा, कि एक तो पूरा शेड्यूल हमारे पास 24 आवर्स है। यस सर। ठीक है, 24 आवर्स में अपना टाइम टेबल ऐसे होना चाहिए, सारे टॉपिक आप कवर कर लो, इस तरह से होना चाहिए कि जब आप वो टाइम टेबल को छोड़ के वो टाइम टेबल आप फॉलो कर रहे हो, वहां पे आपके पास सब कुछ आ जाना चाहिए। और ये चीज आपने जो बोली है कि मुझे अच्छा नहीं लगता, 4 घंटे में कंटिन्यू पढ़ लेता हूँ फिर अच्छा नहीं लगता, अब जब ऐसी सिचुएशन कभी आए, ऐसी नौबत आए कि मैंने पढ़ लिया और मैं बोर हो रहा हूँ, तो फिर आप पढ़ना मत, वहां से वो ओके टॉपिक को सर। छोड़ दो। ठीक है, क्योंकि एक बार कोई भी सब्जेक्ट के लिए आपके दिमाग में ऐसा लगेगा कि मुझे मजा नहीं आता पढ़ने में, तो वो लाइफ टाइम नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट डे आपका टाइम टेबल ऐसे इंटरेस्टिंग लेवल पे होना चाहिए कि ये नौबत नहीं आए कम से कम। कभी भी, कभी भी आप देखो, फ्रीली फ्रीली फील करोगे। कभी भी आप पढ़ने बैठो, आप फ्रीली ही फील करो, कोई टेंस वाली बात नहीं, आपको इंटरेस्ट लेके ही पढ़ना है, खुद इन्वॉल्व होके पढ़ना है। ठीक है, ओके अपना सर। टाइम टेबल फ्रीली होना चाहिए, आप अपने गोल को याद करो, अपना गोल होना चाहिए। और गोल के लिए कभी भी दिमाग में ये बात नहीं आनी चाहिए कि मैं बोर हो रहा हूँ। पहली चीज, ओके जब सर। आप ऐसा सोचो कि मैं बोर हो रहा हूँ, तो कुछ रिफ्रेशमेंट ले लो, जोर ओके जबरदस्ती सर। मत पढ़ने बैठो। थैंक यू सर। ओके सर, ठीक है, हाँ, डेफिनेटली सर। रिफ्रेशमेंट ले लो, कोई बात नहीं, खेल लो, टीवी देख लो, कुछ भी कर लो, लेकिन रिफ्रेशमेंट ले लो। दिमाग में कभी ओके ऐसा सर। नहीं होना चाहिए कोई भी सब्जेक्ट के लिए कि मैं यहाँ पे बोर हो रहा हूँ। यस राइट, सर। तो टाइम टेबल इसी यस। हिसाब से करेक्ट। बनाओ। सर हाँ, एक ही मिनट बाकी है, मैं मीटिंग रीस्टार्ट करती हूँ। यस, हाँ, हाँ। बहुत